आई विल टीच यू टू बी रिच सुनकर आप सिर्फ नौकरी करके कैसे करोड़पति बन सकते हैं ये सीख पाएंगे। इसे पढ़कर आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जॉब से जो सैलरी मिलती है उससे भी अमीर बना जा सकता है? बहुत से लोगों को ये शायद पॉसिबल ना लगे। बहुत से लोग सोचेंगे कि अमीर तो बस बिजनेस करके ही बना जा सकता है, जॉब से मिलने वाली सैलरी तो ऐसे ही उड़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। रमित सेठी ने अपनी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में ऐसे सीक्रेट तरीके बताए हैं जिनकी हेल्प से आप सिर्फ नौकरी करके भी अमीर या करोड़पति बन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किताब में आपको कॉमर्स या मैथ्स के कॉम्प्लिकेटेड तरीके समझने पड़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किताब में हर चीज इतनी सरलता से समझाई गई है कि एक हाउसवाइफ या 10th पास स्टूडेंट भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। इंडिया में बहुत से लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं है क्योंकि स्कूल या कॉलेज में हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंडिंग क्या होती है तो शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जबकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई भी आराम से करोड़ों कमा सकता है। इसलिए इस किताब को समझना और भी जरूरी है। यहाँ मैंने इस किताब की समरी दी है ताकि आपको सारी बेसिक चीजों की जानकारी सरल और रोचक तरीके से मिल सके। अगर ध्यान से सुनेंगे और सारे रूल्स को अपनाएंगे तो आप भी सिर्फ नौकरी करते हुए एक दिन करोड़पति बन सकते हैं। किताब के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक सेविंग्स यानी बचत और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स यानी निवेश। तो आइए सुनते हैं आई विल टीच यू टू बी रिच की समरी। पहला भाग, सेविंग्स। दोस्तों, सेविंग्स का मतलब तो आपको पता ही होगा। सेविंग यानी बचत। जो भी सैलरी आपको मिलती है उसका जो हिस्सा व्यक्ति बचा लेता है उसे ही बचत कहते हैं। बचत के लिहाज से लोग 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले वे जो सैलरी की पाई पाई बचा लेना चाहते हैं, वो एक एक रुपए के लिए सब्जी वाले, रिक्शे वाले आदि से लड़ने लगते हैं। ऐसे लोग अमीर बन भी जाएं तो भी अमीर नहीं बन सकते क्योंकि वो दिल से हमेशा गरीब ही रहेंगे। दूसरे वो जिन्हें पता ही नहीं है बचत क्या होती है, सारी सैलरी महीने के आखिरी हफ्ते तक आते आते उड़ा देते हैं। मकान का रेंट, बच्चों की फीस, शॉपिंग, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, नवाबी शौक इत्यादि में खर्च कर देते हैं। रमित बताते हैं कि ये दोनों ही तरीके गलत हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? बचत कैसे करें, कितना खर्च करें और कितना बचाएं? इसके लिए रमित 5 पॉइंट्स बताते हैं। यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट, यानी एक्सपर्ट ना होकर भी आप बचत करना सीख सकते हैं। सबसे पहले बचत करने की समझ पैदा करें। ये समझें कि कितनी भी सैलरी हो, कम या ज्यादा, कुछ हिस्सा जरूर बचाएंगे। सारी सैलरी ही न उड़ा दें क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। लेकिन हाँ, 100% सैलरी बचाने की भी ना सोचें। इससे लोग आपको अमीर नहीं, सिर्फ कंजूस मक्खी चूस ही समझेंगे। इतना पेट काटने की जरूरत नहीं है। जहां एंजॉय करना है वहां एंजॉय भी करना चाहिए। आगे आने वाले 5 पॉइंट्स में एक सरल फॉर्मूला दिया गया है कि सैलरी को कैसे डिफरेंट चीजों में डिवाइड करके मैनेज कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग सोचेंगे ये बचत, निवेश झंझट का काम है और मैंने तो कॉमर्स भी नहीं पढ़ा है, बैंकों के चक्कर लगाना भी मेरे वश का नहीं है। लेकिन रमित बताते हैं आपको बड़ी बड़ी और टफ चीजें सीखने की जरूरत है ही नहीं। आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस कुछ बेसिक बातें ही ध्यान में रखनी है जो बहुत सरल है। इसलिए ऐसा माइंडसेट दिमाग से निकाल दीजिए कि ये झंझट का काम है या बहुत मुश्किल है। अगर आप 80% भी सीख लेंगे तो बहुत है, बाकी का 20% नहीं भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कहता है कि किसी काम को करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, बस आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए।
इस बुक समरी को सुनने के बाद आप इतने मोटिवेट हो जाओगे कि आप नौकरी लगने के तुरंत बाद से ही पैसा बचाना और निवेश करना शुरू कर दोगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो पेरेंट्स को ये जानकारी जरूर दें। दूसरा पॉइंट है स्टार्ट अर्ली, यानी बचत करना जल्दी शुरू करनी चाहिए। कुछ लोग जॉब लगने पर ये सोचते हैं कि अभी तो जवान हूँ, अभी उड़ा लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। इन चीजों के लिए तो उम्र पड़ी है, लेकिन इससे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा नहीं मिल पाएगा, जो आपको आने वाले इन्वेस्टमेंट पार्ट में समझाया जाएगा। इसलिए आपको सैलरी मिलने के डे 1 से ही बचत स्टार्ट कर देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है पसंद की चीजों पर खर्च करिए, बेकार की चीजों पर बचाइए। रमित बताते हैं कि जो आपकी हॉबीज हैं उन पर जरूर खर्च करना चाहिए। सेव करने के लिए तो आपको कंजूस बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप फालतू के खर्चे कम कर सकते हैं। जैसे जितने कपड़े जरूरी हों केवल उतने ही खरीदिए। ऐसा न हो कि आपके क्लोजेट में 50% कपड़े ऐसे पड़े रहते हों जिनका आप यूज ही नहीं करते। बहुत महंगा फोन लेने की भी शुरू में जरूरत नहीं होती। हर दिन रेस्टोरेंट में पार्टी भी ना करें। तो इस तरह से आप अपने बहुत से फालतू खर्चों को कम कर सकते हैं। इससे अपने आप ही आपकी सेविंग्स होने लगेंगी। चौथा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड के नुकसान। जॉब लगते ही बहुत सी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी आपके पीछे पड़ जाती हैं। तरह तरह के ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। बहुत से लोग भर भर के कार्ड ले लेते हैं। जब आप शॉपिंग करते हैं तो सच में आपको ऑफर, डिस्काउंट और वॉचर्स इत्यादि मिलते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि कंपनीज क्यों भर भर के इस तरह से पैसे लुटाती हैं? इसमें उनका क्या फायदा है? तो रमित उनके ट्रैप यानी जाल के बारे में बताते हैं, जिसमें आप फंस सकते हैं। लेकिन उनका गेम समझ जाओगे तो आप नहीं फंसोगे। तो क्या है उनका ट्रैप? जब आप शॉपिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी एक तरह से आपको लोन देती है। ये लोन आपको लगभग 45 यानी 45 दिन में चुकाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसा करना भूल ही जाते हैं। अगर लोन लेट चुकाया जाता है तो आपको 45% या उससे भी ज्यादा भारी भरकम ब्याज कंपनी को देना पड़ता है। क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल समझ नहीं होती, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या गेम चल रहा है। पढ़े लिखे तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन इंडिया में आपको पता ही है कि कितने लोग इन सब चीजों से अनजान हैं। ऐसे लोगों को ये कंपनीज जमकर लूटती हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग EMI यानी कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट करवा देते हैं। वो क्रेडिट कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ देते हैं। इससे हर महीने एक छोटी किस्त उनके अकाउंट से अपने आप कट जाती है। यही सबसे बड़ी गलती है। हर अगली इंस्टॉलमेंट में ब्याज दुगना हो जाता है और वो लोन कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन लोग ये सोच रहे होते हैं कि थोड़ी सी ही तो किस्त जा रही है, लेकिन कुछ सालों में उनका बहुत सा पैसा क्रेडिट कार्ड वाले ले जाते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट का 4 से 5 गुना भी हो सकता है, और लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती। तो दोस्तों, आपने भी EMI करवाने की गलती की है तो आज उसे बंद करवा दें। जितना लोन आपके ऊपर है एक बार में ही चुका दें। 1-2 कार्ड जरूर रखें, डिस्काउंट्स का फायदा भी उठाएं, लेकिन लोन चुकाने की टाइम लिमिट कभी ना भूलें। आप खुद सोचिए, जब कोई कंपनी फ्री में पैसा उड़ा रही है तो उसके पास उससे डबल वसूल करने का तरीका होगा कि नहीं? बहुत सारे लोग आपको क्रेडिट कार्ड के फायदे भी बताएंगे, लेकिन जो साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है उसका सीक्रेट तो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता होता। मीडिया पर तो बिल्कुल यकीन न करें, सब पैसे लेकर चीजों को प्रमोट कर रहे होते हैं। असली ज्ञान लेना है तो ऐसी किताबों से लें। इस चैनल पर अच्छी अच्छी बुक समरी सुनते रहें। जब भी टाइम मिले नॉलेज भी मिलेगी और पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट होगी। तो संक्षेप में, क्रेडिट कार्ड का यूज करें लेकिन उसे मात देना सीखें, धोखा न खाएं। 5th पॉइंट, 50-30-20 का रूल। तो दोस्तों, ये रहा बचत का सीक्रेट रूल, 50-30-20। इससे आपको पता चलेगा कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है।
रमित बताते हैं कि सैलरी का 50% हर महीने आप घर के नॉर्मल एक्सपेंसेस पर खर्च कर सकते हैं। इनमें घर का किराया, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, खाने पीने का सामान आदि आते हैं। 30% आप अपने एंटरटेनमेंट और शौक पूरे करने में लगा सकते हैं। 20% बचा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है बचत करना, और फॉर्मूला देखकर आपको एहसास भी हो गया होगा कि बचत करने के लिए आपको अपने शौक का बलिदान देने की भी जरूरत नहीं है, और बचत केवल 20% ही तो करनी है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो जो 20% आपने बचाया उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, उसी से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और यही आपको एक दिन करोड़पति बना देगा। तो अगले पार्ट को ध्यान से सुनिए और समझिए कि इन्वेस्ट कैसे करना है। फिक्स्ड डिपॉजिट वर्सेस सेविंग अकाउंट। बहुत से लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहने देते हैं। इससे उन्हें बहुत सा नुकसान होता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि या तो उन्हें फाइनेंशियल समझ नहीं है, या फिर वो बहुत आलसी हैं, बैंक जाना झंझट का काम समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही जाग जाइए। आप पैसे सेविंग अकाउंट में न रखें, बल्कि एफडी करवा दें। सेविंग्स अकाउंट में उतना ही पैसा रखें जितना आप महीने में खर्च करते हैं। सेविंग अकाउंट में पैसा रखकर आप अपना काफी नुकसान करते हैं। सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ 4% ब्याज मिलता है, जबकि एफडी में 6%। सीनियर सिटीजन्स को तो इससे भी ज्यादा। तो आप खुद सोचिए, आपको किसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। मान लीजिए कोई आदमी सेविंग्स अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रखता है, तो एक साल में उसका ब्याज बनेगा 4 लाख। लेकिन उसी पैसे की एफडी करवा देगा तो मिलेगा 6 लाख, यानी सीधा सीधा 2 लाख का अंतर। तो देखा आपने, बैठे बिठाए वो आदमी बिना कुछ किए एफडी से 2 लाख ज्यादा कमा लेगा। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो हमेशा एफडी करवाएं। हर महीने की 5 तारीख को जिस पैसे की जरूरत ना हो उसकी एफडी करवा दें। ऐसा रूल बना लें, और इससे आपको डेट का भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। महीने में एक दिन का ही तो काम करना है। एक डेट रख लेने से आपको ये झंझट नहीं लगेगा। और नेट बैंकिंग करते हैं तब तो और भी आसान है। बैंक जाए बगैर ऑनलाइन मिनटों में एफडी करवा सकते हैं। बैंक की ऐप से भी कर सकते हैं। एफडी की कोई लिमिट भी नहीं है। 7 डेज, 1 मंथ या 5 साल, आपकी जरूरत के हिसाब से तरह तरह की एफडी करवा सकते हैं। अगर आपको बैंक सुविधा देता हो तो सेविंग अकाउंट को फ्लेक्सी अकाउंट में कन्वर्ट करवा लें। इससे आपका पैसा एक लिमिट के ऊपर अपने आप ही एफडी में बदल जाता है। तो दोस्तों, झिझक छोड़िए और बैंक जाइए, और आज ही अपने पैसे को ठीक से मैनेज करिए। बैंक के लोगों का तो ये काम है, उन्हें इसी बात की सैलरी मिलती है। दूसरा इन्वेस्टमेंट मेथड है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बहुत सारे लोगों को इस फाइनेंशियल टूल के बारे में पता ही नहीं है। पता भी हो तो इसे ठीक से यूज करना नहीं जानते, जिससे उन्हें मैक्सिमम फायदा नहीं मिल पाता। पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका अलग से अकाउंट एसबीआई जैसे बैंक में कोई भी खुलवा सकता है। इसमें आप हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया डाल सकते हैं। ये पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है, यानी 15 साल तक आप इसे निकाल नहीं सकते। लेकिन यही फायदे की बात है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि पीपीएफ और पीएफ दोनों अलग अलग होते हैं। पीएफ सरकारी कर्मचारियों का ऑटोमेटिकली बन जाता है। यहां मैं पीपीएफ की बात कर रही हूं। पीपीएफ ऐसा टूल है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि ये टूल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जो कोई और टूल नहीं देता। बाकी सब में आपको केवल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, ये आपको 10% से ज्यादा का ब्याज देता है, जो एफडी से बहुत ज्यादा है, और कहीं भी इतना ब्याज नहीं मिलता। ब्याज की दरें घट बढ़ सकती हैं। यहां समझाने के लिए मैंने एवरेज रेट ली है।
तो आइए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग के बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है। मान लीजिए आपने 1 लाख पीपीएफ में डाले। इस पर आपको 10% की रेट से ब्याज मिलेगा। तो 1 साल बाद आपका ब्याज होगा 10,000 रुपए। आपका टोटल पैसा हो जाएगा 1,10,000 रुपए। अब अगले साल आपको इस अमाउंट पर यानी कि 1,10,000 पर ब्याज मिलेगा, न कि 1 लाख पर। ऐसा हर साल होता जाएगा। अगर यही पैसा आप एफडी में डालोगे तो हर साल आपको ब्याज 1 लाख पर ही लगता रहेगा, न कि बढ़े हुए पैसे पर। इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। आप सोचेंगे फिर एफडी क्यों करनी है, पीपीएफ ही कर लेते हैं। लेकिन जैसा पहले बताया, पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख रुपए से ऊपर जमा ही नहीं कर सकते, नहीं तो सरकार कंपाउंड इंटरेस्ट देते देते ही लुट जाएगी। अब आपको तरीका बताती हूँ जिससे आप पीपीएफ का पूरा फायदा उठा सकें। आप हर साल 1 अप्रैल को पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपए डालना स्टार्ट करें। ऐसा 15 साल तक करें। तो आइए देखते हैं 15 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। 1.5 लाख आपने 15 साल तक जमा करवाया, तो इससे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 22,50,000। इस पर आपका ब्याज बना 21,10,517। 15 साल बाद आपको टोटल मिलेगा 43,60,517 रुपये। है ना जादू? आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा, वो भी बिना कुछ खास किए। और मजे की बात यह है, इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। अगर आप इसी पैसे को 25 साल तक रखेंगे तो ये 1 करोड़ के ऊपर चला जाएगा, और अवधि बढ़ा देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों 2 बातें जान लीजिए। पहली, बहुत से लोग सोचेंगे कि यार 15 साल के लिए पैसा कौन ब्लॉक करेगा। यही गलत माइंडसेट आपको बदलना होगा। इसे ही तो फाइनेंशियल समझ कहते हैं, जो अमीर लोगों में ज्यादा होती है। आप पीछे मुड़कर देखिए, अगर आप 25 साल के हैं तो क्या आपको पता चला कि ये 25 साल कैसे बीत गए? ऐसे ही आपको 15 साल का भी पता नहीं चलेगा और 35 का भी नहीं। ये तो सोचिए 15 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। दूसरी बात, आप ये न सोचें कि मैं हर महीने 1,000-2,000 डाल दूंगा। यही गलती बहुत से लोग करते हैं। आपको सारा 1.5 लाख 1 अप्रैल को ही डालना चाहिए, क्योंकि तब से ब्याज लगना स्टार्ट होगा, वो भी 1.5 लाख की बड़ी अमाउंट पर। 1,000 पर तो ब्याज बहुत कम लगेगा, जिसकी वजह से पूरा फायदा नहीं मिलेगा। ऊपर जो कैलकुलेशन की थी वो 1.5 लाख के अकॉर्डिंग की थी। तो दोस्तों, कैसे भी करके 1 अप्रैल को 1.5 लाख आप पीपीएफ में डिपॉजिट करवा दें। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। इससे आप सारे साल की टेंशन से भी मुक्त हो जाएंगे, और एक बार करने की वजह से ये आपको कुछ भी झंझट का काम नहीं लगेगा। एक बार पैसा डाल दीजिए और भूल जाइए। बाकी समय लाइफ को एंजॉय करिए। सारा सिस्टम ऑटोमेशन पर चलने दीजिए, लेकिन एक बार तो सेट करना ही होगा ना। तीसरा पॉइंट, क्योंकि पीपीएफ की अपर लिमिट 1.5 लाख ही है, तो आप अपनी वाइफ का भी अकाउंट खुलवा दें। आपका प्रॉफिट दुगना हो जाएगा। मतलब 15 साल में 45 + 45 90 लाख मिल जाएगा। 18 साल से ऊपर के बच्चों का भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है। अगर स्टूडेंट है तो मम्मी पापा का खुलवा दें, उन्हें ये जानकारी दें। दोस्तों, अब आपको जल्दी स्टार्ट करने की वैल्यू समझ आ रही होगी। अगर कोई 30 साल में पीपीएफ स्टार्ट करेगा तो 15 साल होते होते उसकी उम्र 45 हो जाएगी, तो 45 लाख उसे 45 की उम्र में मिलेंगे। लेकिन अगर कोई 20 में करता है तो 35 साल में ही 45 लाख बना लेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा भी है तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। कभी नहीं करने से देर से करना फिर भी सही है, और बुढ़ापे में पैसे की जरूरत ज्यादा होती है। तो दोस्तों, आप भी देर मत कीजिए, हेजिटेशन छोड़िए और बैंक चले जाइए। जितना जल्दी पीपीएफ खुलवाएंगे उतना ही फायदा होगा।
तीसरा इन्वेस्टमेंट मेथड, एनपीएस। दोस्तों, एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम। आपको पता ही होगा कि सरकार आगे से पेंशन देना बंद कर देगी। एनपीएस के काफी फीचर्स पीपीएफ जैसे ही हैं। आप इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो, लेकिन इसमें आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अनुसार हर महीने पेंशन मिलती है। इसके 40% हिस्से पर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो सरकारी वेबसाइट पर इसके बारे में पढ़िए और स्कीम ले लीजिए। आप एसबीआई या दूसरे बैंक में इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। चौथा इन्वेस्टमेंट का तरीका म्यूचुअल फंड्स है। दोस्तों, आप हर महीने कम से कम 1000-2000 किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। इसे एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स, जिसे एएमसी यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है, आपके पैसे को शेयर मार्केट में या बॉन्ड्स में लगाते हैं। इनसे आपको 12 से 15% के लगभग ब्याज मिल जाता है, जो बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा होता है। लेकिन इनमें रिस्क भी होता है, इसलिए पहले अच्छे से इनके बारे में पढ़ लें। किसी अच्छे ब्रोकर से भी करवा सकते हैं, लेकिन ब्रोकर कमीशन चार्ज करता है, जिससे फायदा कम हो जाता है। आजकल आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। आप अपने बैंक में जाकर भी खुलवा सकते हैं। पांचवा तरीका है स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्ट करें। इसमें रिवॉर्ड तो ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर बन चुके हैं। वॉरेन बफेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, या इंडिया में राकेश झुनझुनवाला के बारे में। दोनों ही अरबपति हैं। सारी दौलत इन्होंने सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कमाई है। सिक्स्थ इन्वेस्टमेंट टूल है लाइफ इंश्योरेंस। रमित कहते हैं कि हर व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। खैर, एलआईसी की काफी जानकारी हर किसी को होती है, तो इस पॉइंट पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस जॉब लगने के साथ ही एक अच्छी सी पॉलिसी जरूर ले लें और साल का या 6 महीने का प्रीमियम समय पर भरते रहें। प्रीमियम भी ऑनलाइन आसानी से भर सकते हैं। सातवां इन्वेस्टमेंट टूल है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर ले लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस से अलग होता है। लाइफ इंश्योरेंस तो एक्सीडेंट या डेथ होने पर फैमिली को पैसे देता है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस आपके बीमार पड़ने और हॉस्पिटल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च को कवर करता है। यदि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो आपको पता है कि कितना ज्यादा बिल आ जाता है। खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा बिल से आपकी सेविंग्स जा सकती हैं। तो इससे बचने के लिए एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आप सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हैं। यदि ये समरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।